तो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज के डिस्कशन का हमारा टॉपिक है अ रोड मैप टू क्रैक ड्रीम आईटी एमएनसीज। अब दोस्तों ये जो टॉपिक है लगभग हर स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड है। हर स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका आईटी जॉब्स को लेकर कुछ ड्रीम है, कुछ बड़ा स्ट्रांग ड्रीम है, तो फिर ये जो लेक्चर आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस रोड मैप की आज हम चर्चा करेंगे, ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट साबित होने जा रहा है। क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? हो सकता है आप अपनी डिग्री के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो फिर आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होगा इस रोड मैप के साथ अपने आप को ट्यून्ड करने का। मतलब सबसे ज़्यादा सेफर साइड वो स्टूडेंट हैं जो अब फर्स्ट ईयर में एंटर होंगे, जिनका सेकेंड ईयर रनिंग है। वो स्टूडेंट काफ़ी सेफर साइड है। रीज़न ये कि अभी उनके पास इनफ टाइम है अपनी प्रिपरेशन करने का, इस रोड मैप के साथ अपने आप को ट्यून करने का, मैच करने का। तो ये उनके लिए भी बड़ा काम का है। थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए हॉट टाइम चल रहा है। अगले कुछ महीनों बाद उन्हें कैंपस में अपीयर होना है, प्लेसमेंट्स के लिए अपनी फाइनल तैयारियों को समझना है। और ये जो महीने हैं, कुछ 3-4 महीने जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिफोर प्लेसमेंट, इनमें अपनी तैयारियों को टेस्ट भी करना है कि हमने इस रोड मैप को मैच करके अपनी तैयारियां की या नहीं की। तो अभी भी हम देर नहीं हुई हमें। हम आज भी अपनी मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनका ड्रीम बड़ी आईटी एमएनसी को क्रैक करना है, लेकिन आज तक की उनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं, स्ट्रांग नहीं है, तो भी इस रोड मैप के बेस पर अगर वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो मुझे उम्मीद है, भरोसा है या विश्वास है कि आप 100% अपनी जो ड्रीम आईटी जॉब है उसको ग्रैब कर पाओगे, उस इंटरव्यू को आप क्रैक कर पाओगे। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज हम इसके पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे रोड मैप के, और सेकेंड सेशन में हम इसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट फोर्थ ईयर में वो एक लेवल तक अपने आप को असेस कर चुके होंगे, कहीं कैंपस में प्लेसमेंट्स में उनको अपीयर होने का मौका मिला होगा, जिन्होंने ग्रैब कर दिया उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया या कोई रीज़न से नहीं कर पाए, तो वो ये देख के समझ पाएंगे इस लेक्चर के बाद कि वो कहाँ-कहाँ पर उन्होंने कुछ पार्ट को मिस किया, या कौन-सी प्रिपरेशन अधूरी थी, या जिन पॉइंट्स को हमने टच नहीं किया अपनी लर्निंग में, अपनी लर्निंग जर्नी में, वो आज उस पॉइंट को समझ पाएँगे। तो इस लेक्चर में आज उन सभी इंजीनियर्स के लिए, टेक, नॉन टेक स्टूडेंट के लिए मौका है, जिनको एक ड्रीम आईटी एमएनसी क्रैक करने का मतलब ये समझ लो कि सपना लेकर वो साथ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी तैयारियां कर रहे हैं। चाहे वो टियर 1 कॉलेज में हो, टियर 2 कॉलेज में हो, टियर 3 कॉलेज में हो, अगर हमारी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी, तो ही हम आसानी से किसी भी ड्रीम आईटी जॉब को ग्रैब कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं पार्ट 1 हमारा डिस्कशन में। क्या क्या ड्रीम जॉब क्या होती है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं ड्रीम और सुपर ड्रीम आईटी एमएनसीज का क्या मीनिंग है, और हम समझेंगे इन कंपनीज को इनके पैकेज के बेस पर, इनके वर्क कल्चर के बेस पर, बिजनेस डोमेन के बेस पर, और उनके टेक्नोलॉजी यूसेज के बेस पर। हम क्या होता है, सोच तो लेते हैं कि हम एक बहुत अच्छे कॉलेज से अभी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन किन कंपनीज को आप क्रैक करना चाह रहे हो, कौन सी कंपनीज आपके टारगेट में होंगी, कई बार इसको लेके बहुत क्लियर विजन हमारे पास नहीं होता है। हो सकता है टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में उस लेवल की कंपनीज नहीं आ पाती हूँ, तो भी दोस्तों अब चूंकि वर्ल्ड ओपन है, सारी कंपनीज की अपनी ओपन विंडोज़ भी होती है, जिसमें हम अपनी प्रिपरेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी उनके टेस्ट या असेसमेंट क्राइटेरिया, उसमें अपने आप को हम असेस कर सकते हैं कि हम वहाँ कितने कंफर्टेबल हैं, कितने फिट हैं उस क्राइटेरिया में। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे: पैकेज, वर्क कल्चर, बिजनेस डोमेन और टेक्नोलॉजी यूसेज। इन 4 पॉइंट्स पे हमको समझना है कि ड्रीम और सुपर ड्रीम कंपनी के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो दोस्तों, नेक्स्ट ड्रीम आईटी एमएनसी हम किसको मानते हैं यहाँ पर, जिनका जो पैकेज ऑफरिंग है वो कहीं ना कहीं 7 LPA से 12 LPA के बीच में है।
ये बिल्कुल हम ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे हैं। कहीं सर्विस बेस्ड कंपनीज भी जिनका वर्किंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ पर जो ऑफरिंग है दैट इज़ फ्रॉम 7 लाख पर एनम टू 12 लाख पर एनम। और सुपर ड्रीम आईटी एमएनसीज वो होती हैं जो 12 लाख के ऊपर कोई भी ऑफर आपको दे सकती है। होता क्या है, स्टूडेंट्स का लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, पर वो उस दिन परफॉर्म, जिस दिन ज़रूरत है उस दिन वो कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, या कोई एक स्पेसिफिक पार्ट अपनी लर्निंग जर्नी में उनके उस पर कमांड के असेसमेंट में वो चीज़ों को तय कर पाते हैं कि हम कितनी बड़ी जॉब यहाँ पर ग्रैब कर पाएंगे। वो जॉब हो सकता है 12 लाख के ऊपर 25 लाख का पैकेज हो, 50 का हो, 1 करोड़ तक के पैकेजेस भी कंपनीज ऑफर करती है स्टूडेंट्स को। तो ये सुपर ड्रीम और ड्रीम आईटी जॉब की डेफिनेशन है। दोस्तों, ये कंपनीज कौन सी हैं? तो हमने काफ़ी रिनोन्ड कंपनीज के नाम सुने हैं, खासकर गूगल, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, और भी इसमें कई ड्रीम एमएनसीज के भी नाम है, जैसे एसेंचर हैं, कॉग्निजेंट है, इन्फोसिस है, जिनका ऑफरिंग कई बार ये 7 से 12 वाली कैटेगरी में होगा, 7 लाख एलपीए टू 12 लाख एलपीए। तो ये वो कंपनीज है जिनको हम लोग नाम भी इनके काफ़ी रिनोन्ड है, काफ़ी सुने हैं, और ऐसे कई, मतलब ये समझ लीजिए कि इनफाइनाइट नेम्स हैं जहाँ पर आपके नॉलेज, आपके स्किल्स के बेस पे 7 के ऊपर की ऑफरिंग आपको मिल सकती है। हाँ, प्रिपरेशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। ड्रीम एमएनसीज को का जो असेसमेंट है वो मॉडरेट लेवल पर रहता है, और सुपर ड्रीम आईटी एमएनसीज को अगर आपको क्रैक करना है तो उसमें नो कॉम्प्रोमाइज़ वाले सिचुएशन में आपको अपने एफर्ट्स करना पड़ेंगे। आपको अपने इनफ एफर्ट्स वहाँ पर डालना होंगे, जिसके बाद आप सुपर ड्रीम एमएनसीज को क्रैक कर पाएंगे। तो ये तो कुछ रिनोन नेम हो गए, बड़े ब्रांड है जिनको हम जानते हैं। कुछ ऐसे स्टार्टअप के भी नाम हमने सुने होंगे दोस्तों, जैसे आपने देखा फ्लिपकार्ट है, फ़ोनपे है, मीशो है, मेक माई ट्रिप है, ज़ोमैटो है, पेटीएम है, लेंसकार्ट है, अपग्रेड है। ये ऐसे कई स्टार्टअप है जिनको अब हम मानते हैं कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप की कैटेगरी में आ चुके हैं। ये वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जिनकी ऑफरिंग काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये सब सक्सेसफुल ब्रांड है अपने अपने एरिया में, अपने अपने डोमेन में इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। अब जब ये टेक्निकल रिसोर्स की नीड होगी इनके इन हाउस, इनके प्रोडक्ट के लिए, इनकी एप्लीकेशंस के लिए, तो ये हायर लेवल असेसमेंट करते हैं, और वैसे ही ड्रीम जॉब की इनकी ऑफरिंग होती है। तो ये कंपनीज कई लेवल पर आपको ये जो सुपर ड्रीम जॉब वाली जो बात होती है वो जॉब ऑफरिंग आपको प्रोवाइड करती है, क्योंकि इनको उस लेवल का स्किल सेट रिक्वायर्ड है इनके अपने प्रोडक्ट के मैनेजमेंट में, इनके अपने एक्सपेंशन में। तो ये वो उन कंपनीज के नाम है, मुझे लगता है कि काफ़ी रिनोन नाम है ये भी, जिनको आप में से अधिकांश लोग जानते हैं। सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, और इतना आसान इनका टेक्निकल सिलेक्शन नहीं है, इनका इंटरव्यू सिलेक्शन इतना आसान नहीं है। उसके लिए जो नीड है, जो प्रिपरेशन ज़रूरी है, उस रोड मैप की आज हम बात करेंगे यहाँ पर पूरी। दोस्तों, जब हम इस रोड मैप को डिस्कस करना शुरू करते हैं तो एक और पॉइंट हमारे दिमाग में आना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड कंपनी। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कई बार हमारे यंगस्टर्स के बीच में। तो दोस्तों, आपने समझा होगा कि जो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होगी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का असेसमेंट टफ होगा, इतना आसान उनका सिलेक्शन नहीं होगा। सर्विस बेस्ड कंपनी कई बार आपके एकेडमिक्स को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को देखकर, और आपका जो बेसिक लेवल का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, किसी टेक्नोलॉजी में कमांड है, उस बेसिस पर सर्विस बेस्ड कंपनी आपको सिलेक्ट कर सकती है। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड जब कंपनी होती है, उनके असेसमेंट के पैरामीटर डिफरेंट होते हैं। इनके असेसमेंट क्राइटेरिया में आपका हायर लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डीएसए के लॉजिक्स, उसके एल्गोरिथम्स, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की एक, ये बोलें कि हम ज़बरदस्त प्रैक्टिस, ये सारी बातें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सर्विस बेस्ड जो कंपनीज होंगी उनका फोकस बहुत ज़्यादा, बहुत हार्ड लेवल असेसमेंट नहीं होगा। लेकिन जितनी कंपनी प्रोडक्ट बेस हैं, जिनके नाम मैंने जस्ट पहले वाली स्लाइड में आपके सामने शेयर किए थे, उन कंपनीज में यहाँ पर
सिलेक्शन इतना आसान नहीं है। तो हम कैसे इस बात को समझें, कैसे इन पॉइंट्स को डिस्कस करें, वही आपके लिए आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा सोचने समझने वाला सब्जेक्ट है। तो दोस्तों आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग, ये जितनी कंपनीज़ के हमने नाम आपके सामने शेयर किए थे, वो सारी कंपनीज़ आपके लिए क्यों ड्रीम जॉब मानी जाती है, उन कंपनीज़ में जॉब ग्रैब करना क्यों ड्रीम माना जाता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है, जो मैंने आपको बताया था कि वर्क कल्चर से लेके हम कई डिफरेंट पैरामीटर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी हो, आपको समझ आ जाए कि ये मेरे लिए जब किसी ड्रीम कंपनीज़ को मैं क्रैक करता हूँ, तो वहाँ पर मेरे लिए एडवांटेजेस क्या हैं, वो हमें पहले समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो भी वर्क कल्चर होता है, वो कल्चर ऑफ सपोर्ट वाली जो बात करते हैं, बेनिफिट्स जो है कंपैरेटिव आपके पास ज़्यादा होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस आपका बहुत प्रॉपर होता है। रीज़न ये कि ऐसा नहीं है कि मैं जॉब करने में इतना डूब गया हूँ कि अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ को अफेक्ट कर रहा हूँ। तो इन कंपनीज़ में जब आप जॉब करते हो, तो आपके पास ये भी एक स्कोप, ये कंपनी के अपने असेसमेंट में होता है कि किसी भी एम्प्लॉय का ये वो जो एट्रीब्यूट है, ये अफेक्ट नहीं हो। उसका जो लाइफ टाइम जो उसका वर्किंग है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली की तरफ है, जो उसका अपना एक लाइफ स्टाइल है, वो भी बना रहे और वो कंफर्टेबली कंपनी के वर्क एनवायरनमेंट के साथ काम कर पाए। क्लियर? ये रिकग्निशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके साथ में दोस्तों। रिकग्निशन क्यों? आज अगर आप टॉप लेवल की एमएनसी को क्रैक करते हैं, तो वो आपको उस लेवल का रिकग्निशन प्रोवाइड करती है, जो आप अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, अपनी सिटी में भी आपको उस लेवल का रिकग्निशन मिलता है। जो स्टूडेंट आज 1 करोड़ का पैकेज जिनको कंपनी ऑफर करती है, तो बड़े-बड़े पेपर्स में उनकी हेडलाइन है। कई बार वो टीवी न्यूज़ में आ रहे हैं और वो फिर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि कैसे मैंने इतनी बड़ी जॉब ग्रैब की है। तो वो एक रिकग्निशन, एक अलग ही फ़ील प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को। और दूसरी बात है अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट और प्रोग्रेशन। जब आप इन कंपनीज़ में काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रोग्रेस करने के लिए बहुत बड़ा वर्टिकल, बहुत बड़ा एक पैरामीटर्स अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने जॉब करी तो आपकी ग्रोथ कहीं न कहीं रिजिड हो गई, फिक्स हो गई है। आप जब इन कंपनीज़ में काम करते हो, तो आपके लिए कई ओपन वर्टिकल्स में ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। ब्रांड वैल्यू के साथ और वो जो काम का एक्सपीरियंस है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको सपोर्ट देता है और आपके लिए आगे के रास्ते जो हैं वो एक्स्पोनेंशियली ओपन हो जाते हैं। आपको डिफरेंस दिख जाता है कि जहाँ पर अगर आपने 2 से 3 साल अगर आपने काम कर लिया है, तो आपके लेवल में, आपके वर्किंग में वो सारे एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। तो ये एक वर्क कल्चर को लेके बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इन कंपनीज़ का एरिया ऑफ वर्किंग क्या है? तो दोस्तों एरिया ऑफ वर्किंग में यूजुअली हम देखते हैं कि सोशल मीडिया नेटवर्किंग एक बिजनेस एरिया हो गया, पेशेंट पोर्टल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, मोबाइल एप्लीकेशंस का एरिया, वेबसाइट एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स है, इंटरनेट बैंकिंग है, डेटा माइग्रेशन है। तो ये कई वो इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पर ये सारी एमएनसीज अपने अपने वर्क को डिफाइन करती है, या इनके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मेनली इन एरिया को टारगेट करते हैं। मतलब जितने भी सोसाइटी के या फील्ड के बड़े डोमिनेटिंग एरियाज होते हैं, लगभग ये सारी ड्रीम आईटी एमएनसीज उस एरिया में वर्क करती है। होता क्या, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशंस, ये सब नॉर्मली ये छोटी कंपनीज में ही मिलेगा। लेकिन जो वर्क एनवायरनमेंट होता है काम करने का, जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग होती है, जो स्केलेबिलिटी ये कंपनी मेंटेन करती है अपने प्रोजेक्ट्स के साथ में, क्योंकि हमने देखा जो भी स्टार्टअप्स थे, यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे, यहाँ पर इतना आसान एप्लीकेशन डेवलपमेंट नहीं है। इनके एप्लीकेशंस पे कितना लोड है, किस लेवल की रिपोर्टिंग की इनको डे टू डे में नीड है, किस तरह के टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इनको करना पड़ते हैं, ये सब कुछ आसान नहीं है। हो सकता है बोलने के लिए हमको लगता है कि वेब डेवलपमेंट है या ऐप डेवलपमेंट है, सिर्फ नाम के लिए नहीं है। जब आप ड्रीम आईटी एमएनसीज में काम करते हो, तो वहाँ पर ये जितने प्रोडक्ट हैं, उनको लेके उनके स्केलेबिलिटी प्लान है,
उनके टेक्नोलॉजी यूसेज क्या है, वो सारी चीज़ों का अपना एक इम्पोर्टेंस है, जो कि आपको समझना ज़रूरी है कि जब हम इस तरह के वर्क एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो हमारे लिए कौन से वो एरिया होंगे जो थोड़ा चैलेंजिंग आपको फेस करना पड़ेंगे। के बाद दोस्तों हम बात करते हैं वो टेक्नोलॉजी एरिया जो आपको इन इंडस्ट्री में जाने के बाद उन टेक्नोलॉजी में स्पेशली वर्क करना है। तो दोस्तों वो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सबसे हॉट एरिया अभी आप देखते भी हैं कि जो पुराने सॉफ्टवेयर्स थे, यूजुअली डेटा माइग्रेशन का एक बड़ा काम कंटिन्यूअसली वर्ल्ड वाइड चल रहा है। जो डेटा लोकल सर्वर्स पे था, हर जगह रिसोर्सिंग के लिए या मैनेजमेंट को देखते हुए सभी जगह इस तरीके से क्लाउड लेवल पे इनका शिफ्टिंग चल रहा है। कंप्लीटली डेटा माइग्रेशन के प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरीके का डेटा का वॉल्यूम है, बिग डेटा एनालिटिक्स का एरिया अपने आप में बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जितना वॉल्यूम बढ़ता आज अमेजोन के बाद जितने ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर वो अपने वॉल्यूम्स को एनालाइज नहीं करेंगे डे टू डे कि किस जोग्राफिक लोकेशंस पे किस तरह की नीड है, किन प्रोडक्ट्स की डिमांड है, तो इनकी हर रिपोर्ट्स में हर तरह के फिल्टर्स की नीड आएगी। तो जितना बिग डेटा एनालिटिक्स की बात होगी उतना प्रॉपर हम लोग रिपोर्ट्स दे पाएंगे, उतना प्रॉपर वर्किंग कर पाएंगे। मशीन लर्निंग एआई वाला एरिया काफ़ी इमर्जिंग है। क्लियर, वेब टेक्नोलॉजीज़ के तो लगभग हर टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्बिनेशन है हमारे पास। साइबर सिक्योरिटी स्किल्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पर वर्किंग में। और एक ऐसी फील्ड है टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन। दोस्तों ये बहुत छोटे लेवल की कंपनीज से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बड़ी कंपनीज में भी जितनी बड़ी एप्लीकेशन होगी उसमें टेस्टिंग ऑटोमेशन का रोल उतना बड़ा होता जाता है, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग की अपनी एक डेफिनेशन, अपनी लिमिटेशन है। लेकिन जब ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात होती है तो वहाँ पर प्रोग्रामिंग स्किल सेट के साथ आपका टेक्नोलॉजी पर कमांड भी साथ में ज़रूरी, उससे रिलेटेड टूल्स पर आपको एक्सपर्टीज गेन करना पड़ती है, और फिर इंडस्ट्री के उस कॉम्प्लेक्स डोमेन्स में, उन कॉम्प्लेक्स वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो ये वो एरिया है जहाँ पर हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज इनमें क्या डिफरेंस आता है। तो दोस्तों जब हमने कंपनी के टेक्नोलॉजी को समझा, उनके एरिया ऑफ वर्किंग को समझा, उनके वर्क एनवायरनमेंट को डिस्कस किया, तो यहाँ पर अब आपको अल्टीमेटली कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, इससे मतलब मेरा ये, सबसे पहले तो ये समझ में आया होगा कि टेक्नोलॉजी या आईटी फील्ड में एक बहुत बड़ा स्कोप है। इस स्कोप को हम डिनाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इन ड्रीम आईटी एमएनसीज को क्रैक कर पाएँ। मतलब अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन है, हर व्यक्ति के लिए ओपन है। तीसरी बात, हम में सभी में ये कैपेसिटी है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को हम ग्रैब कर पाएँ, क्रैक कर पाएँ पहले तो कंपनीज़ को, देन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएँ। तो कंपटीशन को क्रैक करना और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, ये हम सबके लिए आसान है। जितने साथी, जितने फ्रेंड्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर मैं आज प्लेस नहीं हूँ और अपनी प्रिपरेशन अगर मेरी ऑनगोइंग है, तो वो रोड मैप क्या होगा वो भी हमारे सामने भी क्लियर होगा। हमने पार्ट 1 में मोस्टली ये डिस्कस किया कि किस तरह के जॉब को हम लोग ड्रीम जॉब मानते हैं, कौन सी कंपनीज उन टारगेट्स में आती है, उनका वर्क एनवायरनमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी यूसेज क्या है, उनका एरिया ऑफ वर्किंग क्या है, ये हमने सारा डिस्कस किया। अब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है दोस्तों, वी नीड टारगेटेड प्लानिंग एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। तो दोस्तों टारगेटेड प्लानिंग से मतलब ये हो गया, आपको प्लान करना पड़ेगा अपने आप को समझ के, आपके आज तक की प्रिपरेशन को देख के, कि एग्जैक्ट मैं किन कंपनीज को टारगेट कर रहा हूँ, मुझे किस ड्रीम पैकेज पर अपने आप को पहुंचाना है, किस बड़ी कंपनी को आपको क्रैक करना है। तो ये टारगेटिंग पहले आपको सेट करना पड़ेगी। तो टारगेट सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। देन द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंसिस्टेंट एफर्ट्स। ये कंसिस्टेंट एफर्ट्स क्यों जरूरी दोस्तों? कई बार क्या होता है, हम आज कोई वीडियो देखते हैं या कोई किसी ने हमको गाइड किया कि आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो,
तो अगले कुछ दिनों तक 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक हम बहुत मोटिवेटेड रहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पर करते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं मैच आउट कर पाएँ चीज़ों के साथ और अपने आप को पुश करें उस डायरेक्शन में कि हम पहले तो अपनी प्रिपरेशन वैसी करें, प्रॉपर असेसमेंट करें और फाइनली फिर इस कॉम्पिटिशन को फेस करें। तो दोस्तों यहाँ पर कंसिस्टेंसी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। आज जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में होंगे, उनके पास अपनी प्रिपरेशन को लेकर बहुत इनफ टाइम है। वो आज से अगर 1 से 2 घंटे का भी एक शेड्यूल सेट करेंगे, एग्ज़ाम टाइम के अगर 1 डेढ़ महीना छोड़ दें और साल भर में से 8 से 9 महीने भी अपने आप को फोकस करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये चैलेंजिंग काम नहीं है। काफ़ी समय है। जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में, उनको अभी अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अभी अपनी थर्ड ईयर की एग्ज़ाम भी 6 सेम की देना होगी और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको ज़्यादा फोकस्ड वे में करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए हॉट टाइम चल रहा है पूरा ये। तो ये कंसिस्टेंट एफर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात, वॉक ओवर केयरफुली ऑन रोड मैप टू क्रैक ड्रीम आईटी एमएनसीज। मतलब उस रोड मैप की बात हम कर रहे हैं, उस रास्ते की बात कर रहे हैं जिस पर हमें सावधानी से चलना जरूरी है, उसकी मॉनिटरिंग करना जरूरी है कि जिस रास्ते पे मैं निकला हूँ, जो मैंने प्लानिंग की है, क्या उस रोड मैप पर मैं आज भी प्रॉपरली चल रहा हूँ, कहीं मैं डिवेट तो नहीं हो रहा हूँ अपने ट्रैक से। इस बात को लेकर लगातार हमारी मॉनिटरिंग, हमारा असेसमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों ये पॉइंट मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब जब हम अपनी जर्नी, अपने रोड मैप की बात करते हैं, तो आपको याद होगा, वी नीड टू स्टार्ट लर्निंग राइटिंग कोड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर आकर एक बहुत बड़ा कंक्लूजन, बहुत बड़ी बात, क्योंकि इसके पहले तो मैंने आपसे बात की थी कि ड्रीम आईटी एमएनसीज कौन सी हैं, उनके सारे एट्रीब्यूट्स को हमने अभी डिस्कस किया। अब ऐसे किसी ड्रीम जॉब को जब आपको क्रैक करना है, तो उसको क्रैक करने की नीड कहाँ से शुरू होती है? तो इस जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है हमारे डिस्कशन में, वो दोस्तों ये आता है, वी नीड टू स्टार्ट लर्निंग एंड राइटिंग कोड इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों? कभी कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति आपको ये नहीं बोलेगा कि आप बहुत सारी लैंग्वेजेस को सीख जाओ। मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हमें अपनी जर्नी शुरू करना पड़ेगी। किसी भी बड़ी आईटी एमएनसी को का किसी एक लैंग्वेज के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। कोई कंपनी आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, एप्पल, नेटफ्लिक्स, कोई कंपनी आपसे ये नहीं कहेगी कि आप अपना जो इंटरव्यू सिर्फ जावा टेक्नोलॉजी में दो, या आप सिर्फ पाइथन में दो, या सी प्लस प्लस में दो। मीनिंग ये कि आप किसी एक लैंग्वेज के साथ अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करो और आगे जाके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम और कॉम्पिटिटिव कोडिंग की सफिशिएंट प्रैक्टिस करो। जब तक ये सब कुछ हम मैनेज नहीं करेंगे, हमारे लिए उस ड्रीम आईटी एमएनसी को क्रैक करना डिफिकल्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद अब हमें थोड़ा सा गंभीरता से, थोड़ा समय दे के सारे पॉइंट को डिस्कस करना है। इसके पहले के जो पॉइंट्स थे वो तो एक ओवरव्यू था, सो दैट आप समझ पाएँ कि पैकेजिंग, जो पैकेज ऑफरिंग है वो क्या होती है, और फिर उनके वर्क एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजीज़, एरिया ऑफ वर्किंग, ये कुछ कॉमन बातें हैं, जो थोड़ा-सा पता होना ज़रूरी होती है कि हम और किन कंपनीज़ को आप इस कैटेगरी में रखते हो। ये कुछ बातें थी जो हमने इनिशियली करी, लेकिन अब जो बात है, आप चाहें तो सी लैंग्वेज से शुरुआत कर सकते हैं। सी प्लस प्लस, हालाँकि दोनों सिमिलर ही ऑलमोस्ट, कि सी लैंग्वेज में अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है या आपने टाइम दिया है, तो सी प्लस प्लस में भी कमांड करना ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो दोनों को आप एक भी मान सकते हो कॉम्बिनेशन में। सेकेंड ऑप्शन हम ले सकते हैं जावा लैंग्वेज के रूप में, और थर्ड ऑप्शन हमारे पास हो सकता है पाइथन, और किसी का इंटरेस्ट हो जावा स्क्रिप्ट का भी ऑप्शन है। लेकिन 3 लैंग्वेजेस को मोटे-मोटे तौर पे हम समझते हैं कि सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। ये 3 ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से किसी एक में आपने इन डेप्थ अगर कमांड कर लिया, इन डेप्थ से मतलब है कि लैंग्वेज की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग
विथ डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आप जब लैंग्वेज को पढ़ेंगे डे टू डे, उसके सिंटेक्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, अपना कमांड करेंगे प्रैक्टिकल्स में, तो साथ में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इम्प्रूव करना होगी। जब आप इस बेस को स्ट्रांग बना लोगे तो फिर आप रेडी रहोगे डीएसए और कॉम्पिटिटिव कोडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, उसकी समझ डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर ये ज़रूरी बात है हमारे लिए कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको चूज़ करना ज़रूरी है। हालांकि मेरा सजेशन ये होता है हमेशा कि हम कम से कम सी और सी प्लस प्लस के साथ इस जर्नी को शुरू करें। ओसो कोडिंग पर आपको फ्यूचर में जावा के साथ भी कंप्लीट सीरीज मिलेगी, पाइथन के साथ भी सीरीज मिलेगी। एज ए बिगिनर लेवल आप किसी भी लैंग्वेज के साथ जा सकते हैं, लेकिन जो मेरा सजेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले 25 ईयर्स में मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि अगर हमने सी और सी प्लस प्लस में अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग डेवलप कर ली है, तो फिर उसी लेवल का कॉन्फिडेंस हमारा जावा या पाइथन में भी इजीली सेट हो जाता है। मतलब हर लैंग्वेज को जाके ग्रास रूट लेवल से पढ़ने की नीड नहीं आती, और ना रिक्वायर्ड है कहीं पर भी। हम सीधे सीधे एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात कर पाते हैं, उस एरिया में वर्क कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक कोई भी लैंग्वेज जो आपको चूज़ करना हो, कंप्लीटली आपका चॉइस है। आप अगर जावा के साथ अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो भी आप फ्री हैं। उसी को आप अपनी डेप्थ बढ़ा के आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। जो आगे मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा, उनको जावा के साथ में लेके जाएंगे हम। पाइथन के साथ अगर कोई यूज़र आगे बढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके पास भी चॉइस रहेगी। पर बात आती है रिसोर्स की, तो वो रिसोर्स ज़्यादातर सी प्लस प्लस में ज़्यादा स्ट्रांग अवेलेबल होता है, खासकर जब हम प्लेसमेंट जर्नी की बात करते हैं या कॉम्पिटिटिव कोडिंग की बात करते हैं, डीएसए के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू टू चूज एंड स्टार्ट वर्किंग विथ वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, ये भी आपको चूज करना है कि इनमें से किस लैंग्वेज के साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो सकता है मेरा अपना ओपिनियन अपनी जगह पे है, लेकिन आपको लगता है कि आप किसी और लैंग्वेज में। बस एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम पाइथन या जावा के साथ जाते हैं तो बिगिनर लेवल की रिसोर्सिंग आपके पास होना चाहिए। इन दो लैंग्वेज के साथ में जो बड़ा इश्यू आता है स्टार्टिंग लेवल पर, वो ये आता है कि बिगिनर लेवल के रिसोर्स कम होते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज मेनली डेवलपर्स के लिए है। अगर आप जावा में कोई डेवलपमेंट कर रहे हो, पाइथन में कर रहे हो, तो बहुत जल्दी हम लोग लाइब्रेरीज में, एपीआईज में शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो कोर जो एट्रीब्यूट जरूरी होते हैं प्रोग्रामिंग के, कई बार वो पार्ट मिसिंग होता है इसकी लर्निंग में। क्लियर? तो ये मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जावा या पाइथन को चूज करते हैं, तो बिगिनर लेवल की जितनी प्रिपरेशन, जितनी नीड होती है, जितने रिसोर्स की नीड होती है, उतना फिर आपको उसका रिसोर्स अवेलेबल करके उतनी अपनी तैयारियां करना चाहिए। हम लोग भी ओसो कोडिंग के प्लेटफॉर्म पर जावा और पाइथन के लिए दो दो सीरीज लाएंगे। एक सीरीज एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए होगी, बिल्कुल नोवाइस यूजर के लिए, इसको फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग करना हो, वो व्यक्ति भी कंफर्टेबल होगा जावा और पाइथन के साथ में। और जिन्होंने प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ले रखा है, सी प्लस प्लस में जिनका कमांड है या कुछ लेवल तक उनको जावा पाइथन भी अगर आती है, तो फिर हम लोग डेवलपर्स ट्रैक के कुछ सीरीज अलग एक सेपरेट सीरीज लाएंगे, जिसमें आपको अपनी प्रिपरेशन करने के बाद जावा में या पाइथन में डेवलपमेंट लेवल पर कमांड हो जाए। तो ये ऑप्शन दोस्तों हमारे सामने रहेगा फ्यूचर में। अब हम बात करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप काम करते हैं तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। आपकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, मेरी लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन इसका कोई बॉदरेशन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज को लेकर दिमाग से आप सारी चिंताएं हटा दो, सारे कन्फ्यूज़न दूर कर लो। कोई भी एक लैंग्वेज हमें चूज़ करना है और उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगाना है फाउंडेशन लेवल पर। अब जब हम बात करते हैं कि ड्रीम आईटी टेस्ट इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है आईटी एमएनसीज के, तो ये पॉइंट हमें हो गया कि एक लैंग्वेज के साथ हमें एक्सपर्टीज गेन करना है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज द ओनली की टू गेट मास्टरी ऑन
एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों, चॉइस आपकी है, लेकिन उस पर कमांड करने का एकमात्र जो रास्ता है वो है प्रैक्टिस। तो फाउंडेशन लेवल पे कॉन्सेप्ट को सीखो और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दो। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे किसी एक लैंग्वेज के साथ में, उतना हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, उतना हमारा बेस बन जाएगा। आने वाली जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग की प्रिपरेशन है या डीएसए की प्रिपरेशन है, उसको लेके हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो दोस्तों, समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट क्या, क्यों जरूरी, कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब इसकी सीक्वेंस क्या होती है, इसके लिए जो आइडियल सीक्वेंस होती है वो क्या होगी। किसी एक लैंग्वेज पर अगर आपको कमांड करने जाना है तो वो लैंग्वेज क्या होगी, कौन से वो टॉपिक्स होंगे जिनको आप शुरू में, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, आप इन टॉपिक्स को मोस्टली कवर करके चलो। तो ये कंपाइलर्स की और उनके वर्जन्स की, आईडीई की अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप करो आप, क्योंकि आज के समय में आईडीई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब सब कुछ कमांड प्रॉम्प्ट पे या जो लोकल लेवल एडिटर्स हैं उस पर हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। हमें अगर कॉम्पिटिटिव कोडिंग या डीएसए पे आगे मूव करना है तो फिर अभी से हम आईडीई के साथ वर्क करेंगे, तो थोड़ा सा हमारा कोडिंग स्पीड बढ़ेगी। हम जब कंपटीशन फेस करेंगे तो वो स्पीड आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन में। अब ये वो कुछ टॉपिक हैं, मैं ज़्यादा नाम पढ़ के समझ नहीं ले रहा हूँ आपका। ये सब आप डे टू डे लाइफ की जर्नी में आप देखते हैं कि डेटा टाइप्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, कंडीशनल एग्जीक्यूशन है आपके सामने, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स हैं, क्लियर ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। ये ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। यहाँ इस बात से मतलब नहीं कि ये सी के हैं, सी प्लस प्लस के हैं, जावा के, पाइथन के, पर ये वो कोर टॉपिक्स हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की अभी ज़रूरत है। जब हम इस पर कमांड गेन कर लेंगे तो फिर आगे की बात करेंगे, उसके बाद के भी पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करना है आगे। फिर आ जाते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, क्लियर फंक्शंस, रिकर्शंस, पॉइंटर्स। ये कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो अभी सामने आपके स्लाइड दिख रही है, ये मेनली आपके डीएसए का बेस भी बना देंगे पूरा। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के लिए जो मिनिमम बेस है वो इन्हीं टॉपिक के साथ बनेगा। तो ग्रुप डेटा टाइप को भी हैंडल करना सीख जाए हम लोग, अरेज में, स्ट्रिंग में, मैट्राइसेस के साथ में, प्लस कंपोजिट या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के साथ हम काम कर पाए। स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, क्लास, इन डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हैं। फिर ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट कवर करना, सारे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हमें कवर करना है। एक्सेप्शंस, जेनरिक्स और एसटीएल, और या कुछ लैंग्वेज इसको कलेक्शन के नाम से भी जानती है। जब सी प्लस प्लस में बात करेंगे तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी की बात करेंगे, और जावा में जाके बात करें तो कलेक्शंस का रूप आ जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग की तैयारी करेंगे तो सी प्लस प्लस आपको एसटीएल के थ्रू हेल्प करेगी, जावा आपको कलेक्शंस के थ्रू हेल्प करेगी। ये हमारे लिए एक ज़रूरी पार्ट है। और एसटीएल या कलेक्शंस की भी कंप्लीट लाइब्रेरी मतलब वेक्टर, अरे, पेयर, सेट, मैप, सॉर्टेड सेट, अनसॉर्टेड सेट, मैप, सॉर्टेड मैप, ऐसे जितने भी हमारे एसटीएल के कंपोनेंट्स हैं, जितनी लाइब्रेरीज हैं, वो सारी हमको कवर करना है। दोस्तों, ये जो करिकुलम मैंने फर्स्ट लैंग्वेज की बात की कि एक लैंग्वेज के साथ हम लोग शुरू से लेके एंड तक सारे कॉन्सेप्ट डिटेल्ड में बारीकी साथ एफर्ट्स करके कवर करेंगे, तो फिर हम सक्सेसफुली अपने आप को रेडी कर पाएंगे, अपना बेस बना पाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने इसी कॉन्सेप्ट की बात करी थी कि जो हमारा फेज 1 है, पार्ट 1 था इस डिस्कशन का, उतना मैंने डिस्कस किया कि एक लैंग्वेज पर हम लोग इन डेप्थ कमांड करें। वो टॉपिक क्या होंगे वो मैंने अभी आपके साथ में शेयर किए कि फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, जो एपीआईज की बात की थी हमने, कलेक्शंस और एसटीएल की, तो बिगिनिंग से लेके उप्स के इम्प्लीमेंटेशन से होते हुए सब कुछ हमको कवर करना है। जब तक आपकी फाउंडेशन और बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हम लोग उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाएंगे आगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के लिए या
कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए। तो दोस्तों पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि टीएसए का सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट कवर होता है, कोडिंग प्लेटफॉर्म्स कौन से ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, किस तरह के एनवायरनमेंट के साथ आप अपनी शुरुआत करोगे, जब आप किसी कोडिंग प्लेटफॉर्म में काम करोगे तो कौन सी वो कॉमन एरर्स है जो आपके प्रोग्रामिंग करियर में या आपको जब डे टू डे लाइफ में आप कोडिंग प्रैक्टिस करोगे तो किन एरर्स के साथ आपको इंटरेक्ट करना है, किनको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो वो सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन जो रूटीन आपके माइंड में आते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के साथ में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज जो हमने पॉइंट डिस्कस किए वो क्लियर हुए होंगे आपको। लेक्चर ठीक लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कि आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।